नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत और अभिनंदन है आपका आपके अपने परिवार डीजे सर क्लासेस पे। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हिंदी और हिंदी में हमारे चल रहे हैं एसएससी जीडी से संबंधित प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर। यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं 18 नवंबर 2021 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ प्रश्नों की श्रृंखला आज यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं हमारे प्रश्नोत्तरी की तरफ। जो हमारे यहाँ फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट प्रश्न है, पहला जो प्रश्न दिया गया है वह है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प का चयन करें दिए गए वाक्य का। अब वाक्य क्या है आपके पास? ये है आपके पास वाक्य। झूठ बोलना उसका आदत बन गई है। झूठ बोलना उसका आदत। अब देखिए यहाँ बन गई है, आपकी क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? क्रिया यहाँ स्त्रीलिंग में दी गई है, बन गई है। क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग में। तो आपकी झूठ बोलना उसका नहीं आएगा यहाँ, उसका आदत नहीं आएगा तो कोई त्रुटि है भाई। इसी विकल्प में आपकी त्रुटि है। उसका की जगह क्या आएगा? झूठ बोलना उसकी आदत बन गई भाई। क्रिया के अनुसार ही आपकी कर्म परिवर्तित होगा, झूठ बोलना। अब आगे आते हैं, ये आपका हमें उत्तर लगा दिया है, यहाँ आपका उत्तर नंबर बी सही माना जाएगा। आगे आ जाते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम। चलिए जो आपका उत्तर नंबर प्रश्न 2 है वह है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ वर्तनी संबंधी अशुद्धि दी गई है। मैं बार बार बोलती हूँ कि वर्तनी संबंधी यदि अशुद्धि वाले प्रश्न आते हैं तो उसको गौर से देखना चाहिए। आपकी जरा सा भी आ का डंडा और ई की मात्रा या आपका कोई वर्ण वहां छूट रहा है वो भी आपकी नंबर अंक कटवा सकता है। ठीक है, तो गौर से देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अस्तित्व, अस्तित्व, दो बड़ा आ दिया गया है अस्तित्व, और अस्तित्व में आपकी ई बड़ी ई दी गई है। सी ऑप्शन में है आपके पास अस्तित्व। क्या है? अस्तित्व। तो आपका सही वर्तनी कौन सी इसमें शब्द में है? सी ऑप्शन ही यहाँ आपका सही होगा। आपके अस्तित्व, ये भी आपका गलत है, ये आपका गलत है। इसकी गलती का कारण है आपका बड़े आ का आना। इसकी गलती का कारण है आपका अस्थि, मात्रा छोटी ई की आनी चाहिए लेकिन ई के स्थान पर यहाँ बड़ी की मात्रा दी गई है और यहाँ आपके पूरा ही शब्द गलत है। तो सही शब्द क्या है आपके पास? अस्तित्व। क्या शब्द है? अस्तित्व। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए प्रश्न संख्या 3, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना यह किस मुहावरे का अर्थ है? एक काम से यानी एक तीर से 2 निशाने लगाना। कहने का तात्पर्य यह है एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना। चलिए, एक पर एक होना, एक तरकश के तीर होना, एक थैले से 2 चिड़िया मारना, या एक थैली के चट्टे पट्टे होना। देखिए एक पर एक होना ये तो नहीं होगा, एक तरकश के तीर होना यह भी नहीं होगा, और एक थैली के चट्टे बट्टे होना यह भी नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन हमारे गलत हो चुके हैं। तो सही है हमारा एक थैले से 2 चिड़िया मारना। तो एक काम से है दोहरा लाभ उठाना। यानी अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपकी हिंदी आप पढ़ ही रहे हो, बाकी सब सब्जेक्ट भी आप पढ़ रहे हो, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप केवल एसएससी जीडी का ही पेपर दोगे। भाई आपकी कोई भी वैकेंसी आए सब में वही चीज आती है। मेंटल सभी में आती है, मेंटल सब, मैथ सभी में आती है, हिंदी सभी में आती है, आपकी जीके सभी में आती है। तो एग्जाम तो आप सभी दीजिए, है ना। हमें तो सरकारी नौकरी से मतलब है, सरकारी नौकरी किसी भी की भी हो,
तो आपके एक ही आप तैयारी से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की पेपर जब दे सकते हो, और उन्हीं में से आपका यदि किसी भी सरकारी में आपका चयन होता है, किसी भी सरकारी नौकरी में यदि आपका चयन होता है, तो ये वही होगा, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, यानी एक ठेले से दो चिड़िया मारना। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या हम 4 की तरफ है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। या खाली स्थान दिया गया है, उस खाली स्थान पे हमें उचित शब्द का चयन करना है। खाली स्थान में हमें उचित शब्द का चयन करना है। उसने अपने विभाग के उपलक्ष्य में, विभाग के उपलक्ष्य में पार्टी दी। उसने अपने विभाग के अवसर नहीं, विभाग के लिए नहीं, विभाग के समय नहीं, विभाग के उपलक्ष्य के लिए पार्टी दी। चलिए, ये आपका उत्तर नंबर यहाँ सी सही माना जाएगा। आगे आ जाते हैं हम। देखिए, ये जो उपलक्ष्य शब्द है ना, उपलक्ष्य, ये है आपका तत्सम शब्द, तत्सम। और आपका ये शब्द है जो उपलक्ष्य, यह है आपका तद्भव शब्द। तद्भव यानी इसका, उपलक्ष्य तत्सम किसे कहते हैं, यानी जो संस्कृत से जैसे कि तैसे शब्दों को ले लिया गया है। ठीक है, तो उसको कहते हैं उपलक्ष्य। लेकिन हिंदी में उसका रूप बदलकर आपका हम इस्तेमाल करने लगे हैं, वो होते हैं आपके तद्भव। ठीक है, तो क्या है, पैदा तो किससे हुआ है, संस्कृत से, लेकिन उसका बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है, आपका तद्भव शब्द कहलाते हैं। उपलक्ष्य यानी क्या, उपलक्ष्य और उपलक्ष्य सब समश्रुति शब्द है। इनका अर्थ देख लेते हैं हम। उपलक्ष्य और उपलक्ष्य का अर्थ होगा आपके, हाँ जी, ये हम प्रश्न संख्या 4 पढ़ रहे हैं। और उपलक्ष्य होता है आपका, उपलक्ष्य होता है आपका निर्मित, निमित्त, या कह सकते हैं उद्देश्य। उद्देश्य वाक्य उद्देश्य में उपलक्ष्य में पार्टी थी। और उपलक्ष्य का शाब्दिक अर्थ होता है हमारा संसारिक, सांसारिक, क्या होगा, सांसारिक। तो आपका यहाँ उत्तर नंबर सी होगा। उपलक्ष्य शब्द क्या है, तत्सम शब्द है, और सी का समश्रुति शब्द क्या होता है, तद्भव शब्द। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, सांसारिक, और उद्देश्य, उपलक्ष्य का उद्देश्य। उसने अपने विभाग के उद्देश्य में पार्टी दी, या उपलक्ष्य में पार्टी दी का आयोजन कराया। आगे आ जाते हैं हम 7वें प्रश्न पर। 5वें प्रश्न पर, 3 वर्षों में होने वाली रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। यहाँ हमें एकल शब्द का चयन करना है। एक वाक्य, एकल शब्द क्या होता है, कोई वाक्य हमें दे दिया जाता है, ठीक है, उस वाक्य के लिए उचित शब्द का चयन किया जाता है। 3 वर्षों में होने वाली रेखांकित वाक्य, यानी 3 वर्षों में होने वाली वाक्य, तो क्या है आपका, यह है। ठीक है, 3 वर्षों में होने वाली, 3 वर्ष। अब 3 वर्ष के लिए क्या होता है, 3। ठीक है, तो यहाँ त्रिवर्ष, ये इस तरह लिखेंगे, त्रिवर्ष। त्रिवर्ष, त्रि यानी 3, त्रि यानी 3, और 3 वर्ष। इसमें क्या जोड़ा है, एक प्रत्यय जोड़ा। एक प्रत्यय जोड़ते ही ये ई की जो आवाज आ रही, छोटी ई, छोटी ई किस में बदल जाएगी, आपकी अय में बदल जाती है। और आप अच्छी तरह जानते हो अय की मात्रा होती है शिरोरेखा पर 2 मात्रा। तो आपका शब्द बनेगा त्रैवार्षिक, त्रैवार्षिक। ठीक है, तो आपकी शब्द हो गया त्रैवार्षिक। मासिक क्या होती है, महा, महा, एक माह। और वर्ष, वर्ष क्या होगा आपका, 1 वर्ष, 1 वर्ष। और अर्धवार्षिक यानी
आधा वर्ष, अर्ध यानी आधा वर्ष। अभी हमारे हाफ ईयरली एग्जाम चलेंगे ना, हम कहते हैं ना आधे वर्ष की आपका एग्जाम चलेंगे, यानी हाफ ईयरली एग्जाम होना, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होना, और वार्षिक यानी आपका पूरा सेशन खत्म होने के बाद वार्षिक परीक्षाएं होती हैं। तो त्रैवार्षिक यानी 3 वर्षों का समूह या 3 वर्षों में होने वाली प्रतियोगिता। तो यहाँ त्रैवार्षिक यानी 3 वर्ष। आगे आ जाते हैं, हमारा उत्तर क्या है यहाँ पर सही, उत्तर नंबर बी यहाँ सही माना जाएगा। आगे आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर हैं हम। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सेवा भाव से करनी चाहिए, स्वार्थ भाव से करनी चाहिए, ठीक है, सजग भाव से करनी चाहिए, ये भी नहीं होगा, आलस भाव से करनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। सेवा, जब आप किसी की सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और आप सोच रहे हैं अगर सेवा, भाई मैं इसकी सेवा करूंगा तो हो सकता है भाई कुछ ना कुछ प्रसाद मिल जाए, ठीक है, तो ऐसा सोचकर ना करें। सेवा जब भी करें ना, किसी भी बुजुर्ग की, या आपके घर में कोई भी रोगी है या कुछ है, उसको आपकी मदद की आवश्यकता है, वो मदद आप निस्वार्थ भाव से ही करें। कैसे करें? निस्वार्थ भाव से। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर नंबर बी यहाँ हमारा सही होगा। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। हुक्का पानी बंद करना। हुक्का पानी ए ऑप्शन है आपका, ये आपका मुहावरा है। हुक्का पानी बंद होना, सभी जानते हैं हुक्का पानी बंद होना यानी जाति से बाहर करना, बिरा आपके जाति से बाहर करना। तो आपका यहाँ उत्तर नंबर अ ही सही होगा। मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं या आपका कोई समाज है, वहां आपने कोई गलत कार्य कर दिया तो वो समाज आपको समाज से प्रताड़ित कर देगा, यानी आप समाज में उठने के लायक नहीं रहोगे, आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, यानी जाति से बाहर कर दिया जाएगा। आप समाज के किसी भी कार्य विधि में भाग नहीं ले सकते। ये होता है हुक्का पानी बंद करना। ना तो समाज आपके पास आएगा आपके कार्यक्रम में, ना आप समाज के किसी भी कार्यक्रम में भाग ले सकते हो। तो हुक्का पानी बंद करना यानी जाति से बाहर निकालना। ठीक है, उत्तर नंबर यहाँ क्या सही होगा? आ सही होगा। बहुत साधारण से तो उदाहरण मुहावरा था, सभी आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। आगे आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 8 की तरफ। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। चलिए, वाक्य है आपके सामने, उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों के खर्च हो गया। तो इसका हमारा ऑप्शन है ये, तो हमें देखना है परिवार पर उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया। चलिए, उसका प्रश्न संख्या 8 है। चलिए, कौन इसका उत्तर देना चाहेगा? उसकी परिवार पर लाखों के कर्ज हो गए, भाई ये ऑप्शन नहीं होगा। लाखों के कर्ज, परिवार पर लाखों का, परिवार पर हमें यानी इसमें से चयन करना है। उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों के कर्ज हो गए, ये ऑप्शन नहीं आएगा। परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया, परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया, लाखों के कर्ज हो गया, और किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। भाई बदलाव की आवश्यकता तो है, परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया।
तो उत्तर नंबर बी हमारा सही होगा। बाकी आपके तीनों ऑप्शन यहाँ गलत हैं। ठीक है, आप देखो परिवार पर लाखों के यानी परिवार पर लाखों के कर्ज हो गए, लाखों यानी बहुत सारा। ठीक है, लाखों के कर्ज हो गए परिवारों पर, तो यहाँ जो शब्द दिया गया है परिवारों पर, एक तो अशुद्धि क्या है परिवारों पर, लाखों के नहीं आना चाहिए, क्या आएगा का, क्या आएगा का आएगा, तभी आपका सही माना जाएगा, बाकी ये गलत है। आगे आ जाते हैं, यहाँ हमारा उत्तर नंबर बी सही माना जाएगा। निम्न वाक्यांश के लिए प्रश्न संख्या 9 पर है। निम्न वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। देखिए मैं बार बार बताती हूँ, एकल शब्द युक्त वाक्य आ रहे हैं यहाँ पे, एक वाक्य दिया जाता है, उसमें आपको एक उचित शब्द का चयन करना होता है जो उस वाक्य का अर्थ बोधित कर रहा है। चलिए, भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला, पार्थी, पार्थी नहीं होगा, भक्त भी नहीं होगा, भक्त वत्सल या राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी भी नहीं होगा। आपका उत्तर है सी, भक्त वत्सल। पहले हम भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला, देखिए पहले हम वत्सल को देख लेते हैं। वत्सल किसे कहते हैं? वत्सल यानी माता पिता का अपने बच्चों पर जो प्यार होता है, जो स्नेह होता है, उसे कहते हैं वत्सल। क्या कहते हैं? वत्सल। ठीक है, तो आपका माता पिता का बच्चों पर प्रेम क्या कहलाता है? वत्सल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पूछा है भक्तों पर, तो भगवान द्वारा अपने भक्तों पर प्रेम या कृपा रखना भक्त वत्सल कहलाता है। क्या कहलाता है? भक्त वत्सल। ठीक है, दोबारा देखो, माता पिता द्वारा अपने बच्चों पर जो प्रेम और स्नेह दिया जाता है उसको एक शब्द में बोधित किया जाता है, वत्सल। अगर इस वत्सल शब्द में या प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ये शब्द बनेगा आपके पास वात्सल्य। क्या बनेगा? वात्सल्य। तो आपका वात्सल्य ये शब्द बनेगा आपका। ठीक है, तो वत्सल यानी छोटे बच्चों से प्रेम। यहाँ भगवान द्वारा अपने भक्तों पर प्रेम या कृपा रखना क्या कहलाता है? भक्त वत्सल कहलाता है। पार्थी क्या होता है? पार्थी यानी प्रार्थना करने वाला। क्या कहलाता है? प्रार्थना या फिर निवेदन करने वाला। निवेदन, अब मान लीजिए आप अपने प्रधान अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखते हो, तो नीचे आप क्या लिखते हैं? आपका पार्थी। ठीक है, तो वहां आप अपना नाम लिखते हैं, आपका पार्थी। मैं यानी निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, तो प्रार्थना या निवेदन करने वाला पार्थी कहलाता है। भगवान की उपासना करने वाला, भगवान की उपासना, भगवान की उपासना करने वाला क्या कहलाता है? भक्त कहलाता है। क्या कहलाता है? भक्त। और राष्ट्र से प्रेम करना, देश से प्रेम करने वाला, देश से प्रेम करने वाला राष्ट्र प्रेमी या देश प्रेमी कहलाता है। पार्थी यानी प्रार्थना पत्र देने वाला, याचक, निवेदन करने वाला पार्थी कहलाता है। इसके लिए एक शब्द और आ जाएगा, निवेदन या याचक। ठीक है, याचक, प्रार्थी, प्रार्थना करने वाला, निवेदन करने वाला, याचक, उसके लिए एक शब्द आएगा पार्थी। भगवान की उपासना, ईश्वर की उपासना करने वाला भक्त कहलाता है। देश से, राष्ट्र से प्रेम करने वाला राष्ट्र प्रेमी कहलाता है।
और भगवान द्वारा अपने भक्तों पर कृपा या प्रेम रख करना ही भक्त वत्सल कहलाता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या हम 10 पे हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। चलिए, ये आपका वाक्य दिया गया है और इसमें ये खाली आपके रिक्त स्थान हैं। अब भारत में भी गगनचुंबी भुवनों का, ये नहीं होगा, भावों का नहीं, भावन का नहीं, भवनों का, भवनों यानी इमारतों का आपका निर्माण होने लगा है। कैसी? गगन को चूमने वाली, यानी अत्यधिक ऊंची ऊंची इमारतें अब बनने लग गई हैं भारत देश में। तो यहाँ आपका उत्तर नंबर सी सही माना जाएगा। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, प्रश्न संख्या 11, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी एकल शब्द का चयन कीजिए। जो सब काम अपने भरोसे करता है स्वावलंबी कहलाता है। स्वावलंबी, स्वयं के द्वारा कार्य करना, स्वयं के द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? स्वावलंबी। क्या कहलाता है? स्वावलंबी। स्वयं पर आश्रित होना, अपने आप स्वावलंबी होना, तो ये क्या है? स्वावलंबी वो कहलाता है। क्या? जो सब काम अपने भरोसे करता है, स्वयं कार्य करता है, स्वावलंबी होता है। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चलिए, कौन इसका उत्तर देना चाहेगा? भाई, कृपया होता है, कृपया होता है या कृपया होता है? सभी को पता है, कोई भी इसमें गलती नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी इसमें गलती नहीं करेगा। कृपया नहीं होता, कृपया होता है, कृपया होता है। चलिए, उत्तर नंबर 12 किस किसने सही करा है? उत्तर नंबर 12 कृपया। भाई, कब बहुत से बच्चे होते हैं कृपा ये भी लिख के छोड़ देते हैं, ये भी सही है कृपा, ये कृपा सही है। अगर आप या ये कृपा लगा रहे हो तो ये कृपा आपकी गलत है। कृपया अगर लगा रहे हो तो कृपया, ये भी कृपया सही है, यानी ये वाली कृपया भी सही और ये कृपा, आपकी कृपा, ठीक है, और कृपया, ये दोनों सही शुद्ध शब्द हैं। आगे आ जाते हैं हम। प्रश्न संख्या 13, विद्युत का पर्यायवाची है। विद्युत का पर्यायवाची, या तो विद्युत आप इस तरह लिखो या फिर विद्युत हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो दा है हमारे, ये धापन धा समझ रहे हैं ना, ये धा नहीं है, ये द है। क्या है? दोबारा समझिए। हाँ जी, ये है आपका विद्युत, अपन इस तरह भी लिख सकते हैं। हाँ, विद्युत का पर्यायवाची पूछा गया है। देखिए, तरणी, तरणी नहीं होगा। चपला, विद्युत का पर्यायवाची है आपका चपला, आपका नहीं होगा, वनिता भी नहीं होगा। चलिए, इनके अर्थ देख लेते हैं। तरणी, तरणी इसका एक समसूर्ती शब्द आएगा तरणी। तरणी यानी होता है सूर्य। ठीक है, गौर करना शब्द की तरफ। हम ऐसा नहीं कि हम इन प्रश्नोत्तरी को ही हल कर रहे हैं, हम इससे संबंधित जो शब्द भी आ रहे हैं उनको भी हम देख रहे हैं। भाई, तरणी, ये तरणी, आप देखो तरणी, इधर आपकी क्या है? छोटी ई की मात्रा, तरणी, तरणी यानी सूर्य। और एक और होती है तरणी, तरणी, तरणी यानी नौका या फिर कह सकते हैं नाव। और इसी, ये भी तरणी, इन दोनों का ही आपका यही शब्द है, तरणी और तरुणी यानी नाव। ठीक है, अब गौर करिए, तरणी, सूर्य, सूर्य है तो बड़ा, सूर्य है तो बड़ा, लेकिन हमें क्या लग रहा है? छोटा दिखाई देता है। सूर्य है तो आकार में बड़ा, सभी जानते हैं, लेकिन दिखाई कैसा दे रहा है? छोटा, छोटा दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है। तो छोटी की मात्रा तरणी, छोटी की मात्रा क्या? तरणी।
सूर्य कैसा दिखाई दे रहा है? छोटा। और मात्रा कौन सी लगेगी? छोटी की। भाई मैं यहाँ शब्द युग्म आपको याद करा रही हूँ। तरणी यानी सूर्य, कौन सी मात्रा? छोटी की। आप देख रहे हो आपके सामने, अगर मैं नाव खड़ी कर दूं, नौका लाके खड़ी कर दूं तो बहुत बड़ी लगेगी ना, तो बहुत बड़ी लगेगी, तो बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। और इसी का एक और शब्द युग्म होता है तरुणी। तरुणी, तरुणी माने युवती, तरुणी यानी युवती। तो आपके पास 3 शब्द युग्म हो गए। दोबारा समझिए, तरुणी, ई की मात्रा सूर्य है तो बड़ा आकार में, लेकिन दिखाई कैसा दे रहा है? छोटा, छोटी की मात्रा। तो तरुणी यानी सूर्य। इधर नौका, अगर मैं नाव लाके रख दूं आपके सामने, तो ये आप क्या सोचोगे? नाव तो भाई बड़ी होती है ना। अगर यहाँ पे क्लासरूम में अगर नाव आ जाए तो बहुत बड़ी होगी नाव, तो ये नाव बड़ी है तो बड़ी की मात्रा। तरुणी, ये वाली तरुणी का भी अर्थ नौका या तरुणी यानी युवती। अब हम आ जाते हैं चपला और इस पे। भाई एक शब्द आता है आपका चप्पल, और एक होता है आपके पास चपला। चप्पल और चपला। चप्पल यानी होता है चतुर, होशियार। चतुर होशियार कहते हैं ना अपन, बड़ा चपल है, बड़ा होशियार है, चतुर। और चपला यानी बिजली। बिजली ये लाइट वाली बिजली नहीं, ये विद्युत। कौन सी बिजली? भाई जो बरसात के महीने में आपके कड़कती है ना बिजली, धड़ 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 आवाज आती है, वो वाली बिजली। तो ये चपल यानी चतुर होशियार, और चपला यानी बिजली। इसी तरह एक और होएगा चपल, चपला का क्या होगा? चंचल। क्या होगा? चंचला। और इसी का शब्द युग्म और चंचल। चंचल माने क्या होता है? चतुर। और चंचला यानी लक्ष्मी। चंचला यानी लक्ष्मी। भाई एक जगह निश्चित नहीं होती, कभी इधर कभी उधर चंचला, तो इसे क्या कहते हैं? चंचला यानी लक्ष्मी, और चंचल यानी चतुर। दोबारा सुनो, चप्पल यानी चतुर या होशियार, इसी का शब्द युग्म है चंचल। चंचल और चंचला लक्ष्मी, चंचला यानी लक्ष्मी, और चंचल यानी चतुर, और चपला यानी बिजली। ठीक है, आका डंडा लग रहा है। अब बिजली की आवाज तो धड़म 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 आती है ना, तो यानी चपला यानी बिजली। ठीक है, तो इस चपला के अर्थ भी आप विद्युत या बिजली लगा लो। भाई बच्चे को घुमाने के लिए दिया गया है विद्युत शब्द। ठीक है, विद्युत, बिजली, चपल, ठीक है, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द हैं। आगे आगे आ जाएंगे हम। आपगा, आपगा कहते हैं नदी को। आपगा क्या कहते हैं? नदी को। आपगा क्या है? नदी। वनिता यानी सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री। वनिता का अर्थ क्या है? सुंदर स्त्री। तो हमसे पूछा क्या क्या है? विद्युत। विद्युत का अर्थ होता है बिजली। बिजली का अर्थ क्या है? चपला। अब मैंने चप्पल और चपला आपको बताया शब्द युग में है दोनों। चप्पल यानी चतुर या होशियार, चपला यानी बिजली, चंचला यानी लक्ष्मी, और चंचल यानी चतुर। आगे आ जाते हैं हम। देखिए, हम निरंतर प्रयास, निरंतर आपका तैयारी करेंगे, तभी आप सरकारी नौकरी का जो सपना है ना, उसी को साकार कर पाएंगे। ऐसा थोड़ी ना हाथ गड़सड़ दिए यार आज शादी में जाना है। भाई आप नियम बांध लो, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को आप पढ़ना है। ठीक है, अगर 2-2 घंटे पढ़ रहे हो ना, तब भी ये प्रयास भी आपका काम कर जाएगा। अब बीच में आपको भाई लेट नाइट तो आप पढ़ो ही, लेकिन 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम का तो समय निकालो। ठीक है, लेट नाइट तो आपको पढ़ना। भाई ये मैं इसलिए कह रही हूँ ना, ये वैकेंसी के लिए। भाई वैकेंसी के बाद आप आराम से शादी अटेंड करो, वैकेंसी के बाद आप आराम से आपका घूमो फिरो, लेकिन फिलहाल तो आप फोकस किस पे करो? अपनी वैकेंसी पे करो, जिसकी जो आप तैयारी कर रहे हो। पूरा ध्यान, पूरा यूँ समझो खाना पीना सब छोड़ दो। भाई जब भी आपको जिस यूनिफॉर्म के लिए आप तैयारी कर रहे हो, यूनिफॉर्म से मतलब भाई यूनिफॉर्म यानी वर्दी। वर्दी आप किसी की भी हो, ठीक है, होनी तो चाहिए वर्दी। यूनिफॉर्म किसी की भी हो, यूनिफॉर्म होनी तो चाहिए। तो यूनिफॉर्म पहनने का तो एक अलग ही मजा होता है, एक अलग ही ठाट होता है। जब आप यूनिफॉर्म पहन के अपनी गली में से बाहर निकलोगे ना घर से, तो जो देख भी नहीं रहा होगा ना, वो भी आपको गौर से देखेगा, अरे कौन क्या पहन रहा है, क्या बन गया। ठीक है,
तो यूनिफॉर्म तो किसी की भी हो तो यूनिफॉर्म तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को बांध लो, कमर कस लो इस चीज के लिए, भाई मुझे तो यूनिफॉर्म लेनी है, किसी की भी यूनिफॉर्म हो आपके पास, यूनिफॉर्म तो होनी ही चाहिए, तो किसी को पता हो या नहीं हो, लेकिन आपकी यूनिफॉर्म सबको पता लगा देती है कि आप क्या बन गए हो, ठीक है। तो चलते हैं हम इसी उद्देश्य से नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द, बार बार बोलती है समानार्थी यानी पर्यायवाची, समानार्थी यानी पर्यायवाची। शिकारी, शिकारी, शिकारी यानी आखेटक, शिकारी यानी आखेटक, और आखेट यानी शिकार, आखेट यानी शिकार। आखेट का मतलब होता है आपका शिकार करना, शिकार। आखेट, राजा महाराजा जाते थे ना आखेट करने, आपने पिक्चरों में देखा है ना, आखेट करने जा रहे हैं, तो ये आखेट यानी शिकार। यहाँ मैंने आखेट शब्द दोबारा लिख दिया, शिकार लिखना है मुझे। आखेट यानी शिकार करना, और आखेटक यानी शिकारी। समझ में आया गया? तो आपका सही उत्तर क्या है? उत्तर नंबर बी यहाँ हमारा सही होने वाला है, बी यहाँ हमारा सही होगा। देखिए पढ़ो, अपन बचपन में बोलते ना, खेलोगे कूदोगे बनोगे होशियार, भाई ये बात तो बिल्कुल गलत थी। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान, ठीक है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये क्या था आपका, पढ़ोगे लिखोगे तभी आप महान बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे तब बनोगे होशियार, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। चलिए, ये आपके पास विकल्प वाक्य दिया गया है। साहित्य और जीवन का गूढ़ संबंध होता है, बिल्कुल सही बात कही गई है, साहित्य और जीवन का घोर, लेकिन घोर नहीं आएगा यहाँ। यहाँ जो शब्द दिया गया है ना साहित्य, भाई साहित्य जो लिखा जाता है वो जीवन के ऊपर ही तो आधारित होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आना चाहिए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ये आपका गलत, बदलाव की आवश्यकता है। अनिष्ट संबंध है, अनिष्ट संबंध नहीं होगा, अनिष्ट, अनिष्ट नहीं होता, निष्ठ। आत्मीय संबंध ये भी नहीं है, और ये भी अभिन्न संबंध है, भिन्न अभिन्न संबंध है। साहित्य और जीवन का अभिन्न यानी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहाँ उत्तर नंबर डी हमारा सही माना जाएगा। तो उत्तर नंबर हमारा क्या है, डी यहाँ सही है, यानी एक दूसरे के पूरक होते हैं साहित्य और जीवन। प्रश्न संख्या 16, दिए गए शब्द का विलोम देखना है। ऐहिक, ऐहिक का विलोम क्या है, अलौकिक, सात्विक, नैसर्गिक और पारलौकिक। चलिए कौन कौन इसका उत्तर देना चाहेगा। ऐहिक, हाँ जी, कौन कौन उसका उत्तर देना चाहेगा। ऐहिक, पहले तो ऐहिक का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। भाई ऐहिक का शाब्दिक अर्थ होता है भौतिक, भौतिक या फिर हम कह सकते हैं सांसारिक, भौतिक या सांसारिक। अब इसका विलोम देखिए, मैं कई बार बताती हूँ, विलोम शब्द ऐसे शब्द आ जाते हैं कभी कभी हम फंस जाते हैं, तो उसका अर्थ हमें पता जाना चाहिए। ऐहिक, ऐहिक यानी भौतिक या सांसारिक, ठीक है। यानी हमारे आसपास जो भी सुख सुविधाएं हैं, हमें भौतिक सुख सुविधाएं हैं, सांसारिक हैं। तो अलौकिक, अलौकिक तो नहीं होगा, अलौकिक का विलोम क्या है, लौकिक। अलौकिक का विलोम क्या है, लौकिक। सात्विक, सात्विक यानी भाई मैं सात्विक भोजन करता हूँ, यानी आपके लहसुन प्याज मीट मांस ये सब नहीं चलता खाने भोजन में मेरे, वो क्या होता है आपका सात्विक, यानी साधारण भोजन। सात्विक, सात्विक यानी बिना लहसुन प्याज का, बिना आपके तेज गरम मसालों वगैरह का खाना, साधारण सादा भोजन, या हम कह सकते हैं सात्विक यानी
सादा भोजन, और इसका आपका विलोम क्या होगा? तामसिक। तामसिक यानी आपके तामसिक भोजन, ठीक है। और नैसर्गिक, नैसर्गिक यानी प्राकृतिक, और इसका होगा विलोम कृत्रिम, ठीक है। अब आया आपके पास पारलौकिक यानी दूसरे लोक का। पारलौकिक, पारलौकिक यानी परलोक, परलोक से संबंधित, दूसरे लोक से संबंधित ऐहिक। तो पारलौकिक इसका क्या होगा? विलोम कहा जाएगा? किसका? ऐहिक। ऐहिक का शाब्दिक अर्थ हमने क्या समझा? भौतिक या सांसारिक। ऐहिक का शाब्दिक अर्थ हमने क्या समझा? भौतिक या सांसारिक। अलौकिक का विलोम क्या है? लौकिक। लौकिक यानी ये आपके आसपास। सात्विक यानी सादा भोजन। तामसिक यानी बेकार भोजन, जिसमें आपके मीट, मांस, आपके लहसुन, प्याज, ये सब किस में आ जाते हैं? तामसिक भोजन में। और नैसर्गिक का विलोम क्या है आपका? कृत्रिम। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, प्रश्न संख्या 17, कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? जय का पराजय, ये सुमेलित है। अनुराग का विलोम, ये भी सुमेलित है। खगोल का भूगोल का खगोल, ये भी सुमेलित है। और शुभ का अनिष्ट। भाई शुभ का विलोम होता है आपका अशुभ। अशुभ, तो आपका विलोम सुमेलित नहीं है। भाई इस तरह आपके यदि प्रश्न आते हैं, नहीं है, सत्य असत्य, तो शुद्ध अशुद्ध पहले उसको हाईलाइट कीजिए, ठीक है। हाईलाइट करोगे क्योंकि ये बाकी सब तो सुमेलित है, और आपका सुमेलित कौन सा नहीं है? ये आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, प्रश्न संख्या हम 18, दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है? वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है। आवश्यकीय कार्य नहीं होता, आवश्यक कार्य होता है। आवश्यक, आवश्यक कार्य होता है, ना कि आवश्यकीय, ठीक है। तो यहाँ हमारा उत्तर गलत क्या है? त्रुटि किस में है? आवश्यकीय कार्य में। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि है को चुने। चलिए, गले को पराधीनता की बेड़ियां पड़ रही हैं, कोई त्रुटि है। वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। गले को पराधीनता की बेड़ियां पड़ रही हैं। भाई यहाँ पे जो ये वाक्य दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपके बी में ही गलती है। पराधीनता, हाँ जी, ऑप्शन नंबर आपके बी में ही गलती है। यहाँ पे पराधीनता की बेड़ियां पड़ रही हैं, तो आपका उत्तर आपका पड़ी रही हैं गले को। ये गले को शब्द नहीं आएगा यहाँ पर। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। मोमुक्ष रेखांकित शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। मोमुक्ष, हाँ जी, मोमुक्ष यानी मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, ठीक है।
तो आपका मुमुक्ष कहलाता है। जो सुंदर हो वो नहीं होगा, जो बहुत भी भूखा हो ये भी नहीं होगा, जो चक्र को धारण करता है ये भी नहीं होगा, जो मोक्ष पाना चाहता है, जो मोक्ष की इच्छा रखता है, यहाँ आपके मोक्ष पाने की इच्छा रखता है, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, मैंने, हाँ जी दोबारा देखिए, जो मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला मोमुक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? मोमुक्ष। इसके लिए एक वाक्य और दिया गया है, जो मोक्ष चाहता है, और इच्छा रखने वाला भी और चाहना भी, दोनों शब्द एक ही हैं। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला मोमुक्ष कहलाता है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो हमारा उत्तर क्या सही है यहाँ पर? हाँ, हमारा उत्तर नंबर बी सही माना जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या हम 21 पे आ चुके हैं। चलिए, दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। इस पर आधारित प्रश्नों में प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चलिए, सड़कें साफ हैं, सड़कें साफ है, गंदा पानी गली गली में, आगे आ जाते हैं। हाँ जी, सड़कें साफ है, गंदा पानी गली गली में गिर रहे हैं, मच गई है, फैल रहा है, फैल रहा है, गंदा पानी गली गली में फैल रहा है। आगे आ जाते हैं। चेतावनी दी जा रही है कि शहरों को मेला साफ सुथरा रखें, साफ सुथरा रखें। आगे, फटी खुली चीजें मत खाओ, फटी खुली चीजें मत खाओ, पर कौन सुनता है? यह नहीं, यह सुनता है, यह नहीं, पर कौन सुनता है, पर कौन सुनता है। अब दोबारा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे, यहाँ कौन सुनता है, तो यहाँ हमारा गद्यांश से संबंधित हमने जो प्रश्न था वो हमने कर दिया है। कभी भी आपके गद्यांश और पद्यांश से संबंधित प्रश्न यदि आए तो वो कभी भी गलत नहीं होंगे, यदि आप ध्यान पूर्वक पढ़ोगे और अच्छी तरह पढ़ के उसके उत्तर लगाओगे। तो इसमें से आपके जो 5 प्रश्न बने हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, मैं आपको जो बता रही हूँ, पद्यांश और गद्यांश से संबंधित तो प्रश्न आपके आएगा ही आएगा, और ये प्रश्न आपका कहीं भी गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको उसी के अंतर्गत ही आपके उत्तरों को ढूंढ के देना होता है। अभी हम जो यहाँ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। आपके जो एग्जाम पेपर विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं वो इसी तरह अब की बार भी आपका आएगा, इसी चीज की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारा गद्यांश और पद्यांश से संबंधित कोई भी प्रश्न यहाँ गलत होने वाला नहीं है। ध्यानपूर्वक इस तरह के हिंदी से संबंधित प्रश्नों को आप हल करें। ठीक है, यदि आपको इससे संबंधित क्लासें मेरी देखना चाहते हैं तो डीजे सर क्लासेस के ऐप पे जाइए, डीजे सर क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ मैंने आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी टॉपिक्स को पढ़ाया हुआ है और काफ़ी विस्तार से पढ़ाया हुआ है। मुझे आशा है मेरी पढ़ाई हुई क्लासें आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे पढ़ाए हुए आपको प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर जो मैं सॉल्व करा रही हूँ उनको पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, आप अपने कमेंट लाइक दीजिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही।